बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और दादाजी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 दिसंबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज का ये प्रोग्राम स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फीडबैक आपकी इजाज़त से आज के प्रोग्राम में रह जाते हैं, तो इसलिए पहला मैसेज मेरे पास शहीर दौरानी का है। कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि हमारे पॉलिसी मेकर्स डाटा की बुनियाद पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर और अक्ल की बुनियाद पर पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते? ये प्रोपेगेंडा के इन्फ्लुएंस में आगे पॉलिसीज क्यों बनाते हैं? बुनियादी तौर पे जो है आपके इस सवाल का जवाब जो बंगाली साहब है ना, जो कि सिंध के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और प्लानर हैं, और उन्होंने कल एक ट्वीट की थी। कैसर बंगाली, कैसर बंगाली, यस, कैसर बंगाली साहब की ट्वीट के अंदर ये आपके सवाल का जवाब लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल प्लानर हैं, सोसाइटी के प्लानर, मैं सोशल मीडिया प्लानर की बात नहीं कर रहा, सोशल प्लानर जो हैं उनको इतना कि जलीलो ख्वार किया जाता है कि वो सही तरह से बेचारे अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ये उन्होंने कुछ इस तरह की एक लिखी हुई थी कि उनको इतना, और जिस तरह उनको निशाना बनाया गया इबरत का, बल्कि अब तो हर कोई गुजरता हुआ बंदा जो है वो उनको गाली देता है। सर वो प्लानिंग करते हैं। जैसे आपको ये कितने लोगों को पता है कि जब इमरान खान $175 का पहाड़ा पढ़ के पहुंचा था ब्रीफिंग लेने के लिए वजारत खजाना के अंदर, तो सेक्रेटरी ने हाथ जोड़ दिए थे कि हुजूर ना करें, तबाही फिर जाएगी, हमसे संभाला नहीं जाएगा, आपकी मेहरबानी ना करें, अवाम की जिंदगी जीरन हो जाएगी, हमारे लोग जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे। ठीक है, नहीं 165 175 जी, पढ़ा वो 175 का पहाड़ा पढ़ के आया तो सिर पिट लिया उन्होंने। यार इन्हों पढ़ाया किन्ने में, वो इस जाहिल खोते ਨੂੰ पढ़ाया किन्ने में 175 का पहाड़ा कर दी ना उसने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बाईपास करके उसने स्टेट बैंक के जरिए करवा दी, और जब करवा दी तो ये सारी तबाही जो इस वक्त महंगाई की या लोगों की चीहो बकार या आहो बका है, ये इस वजह से। ठीक है ना, या तो ये तबाही के मिशन पे आया था भाई। जब सारी कैलकुलेशनें आपको बता रही, अब देखिए टेक्नोक्रेट का यही काम था, वो आखिरी वक्त तक लड़ा और उसके बाद ओएसडी करके उसी में रिटायर होकर घर चला गया। ये वो कर सकता था, लेकिन उसकी शहादत जो हुई, मैं शहादत कहता हूं, उसकी जो शहादत हुई पेशावराना, उसका दिल नहीं करता था कि उसे रिटायरमेंट के बाद कोई असाइनमेंट मिल जाए, जबकि इस तरह का नालायकों का टोला मिला हो। ठीक है ना, लेकिन मिल सकती थी उसको, उसने नहीं ली, शरीफ आदमी घर चला गया। इनके अपने दोस्त अकील भाई कहते हैं डॉलर 130 से ऊपर नहीं है। लोग जो है, लोग ये कुर्बानियां देते हैं अपने मुल्को कौम के लिए, अपनी जमीर की आवाज के ऊपर, आप तक नहीं पहुंचती तो ये आपका कसूर। आप ऐसे लोगों के साथ खड़े ही नहीं होते जो असूल के ऊपर स्टैंड कर रहे होते हैं। सर 128 से ऊपर डॉलर नहीं बनता था, किसी भी सूरत नहीं बनता था। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, पकड़ के 165 का कर दिया, और उसके ऊपर जो तमाशा खेला। अब क्या कर लेंगे, उस बंदर का लाडला है, कुचड़ चढ़ा हुआ है उनके, कर ले की कर सकते, तो तनकीद भी नहीं कर सकते, करेंगे तो मसाइल हो जाएंगे आगे चलो। तो इसलिए पॉलिसी मेकर्स बेचारे करते हैं अपना काम, उनकी आगे इस तरह के लोग आके जो जाहिले मुतलिक होते हैं, जिनको किसी चीज का कुछ नहीं पता होता, वो रूहानियत से लेके माशियत तक हर बात के ऊपर मुंह मारी करते हैं, और मुकामी तौर पे भी और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की इज्जत करवाते हैं। नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान के तमाम दोस्त उससे पीछे हट जाते हैं। अगर दुश्मन नहीं बनते तो पीछे जरूर हट जाते। ठीक है ना, हो चुका जी, वो कसर रह गई। चाइना बहादुर ने भी सुना दिया ना, उन्होंने कहा भाई ना पैसे वापस भी करने ने, जो पैसे वापस नहीं करने तो फिर दसो की बेचना चीज तुझे सानू। ठीक है ना, तो हमने कहा कि हम रेलवे बंद करके आपके हवाले कर देंगे, आप चला लें उसको। ठीक है ना, PIA जिस तरह बंद करके तो हमने वो वर्जिन अटलांटिक और ब्रिटिश एयर नहीं चलवा दी, इस तरह हम रेलवे भी बंद कर देंगे। की पता ब्रिटिश रेलवे आ जाए, तो बड़ी अच्छी रेलवे है ब्रिटिश रेलवे, अवाम को तो सहूलत ही चाहिए ना, इससे बेहतर सर्विस देगी ब्रिटिश रेलवे। मेरी बात पल्ले बंद लीजिए, ये तबाही के मिशन पे है दादाजी, तबाही का मिशन। आगे चले यार, मुझे समझ नहीं आई। मैंने बड़े लोगों से पूछा है कि 175 का डॉलर, 170 का डॉलर, 165 के डॉलर की तुक क्या बनती है।
जब तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर कह रहे हैं कि जी 128 से ऊपर की लॉजिक नहीं है, तो जिन्होंने 128 कहा था उन्होंने कोई लॉजिक दी होगी ना। ये तो बस ऐसे मैं गया था, ऐसे ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई कराते हैं। जी इजी रहे। और मैंने आप मेरी बात नहीं मान रहे, आप कहते हैं इस खोते को किसने पढ़ा दिया। मैं कह रहा हूँ कि दजाल का खोता पाकिस्तान में बिजी है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। आगे चलो, कहाँ चला आगे जाऊं? चलो, आगे चलो, आगे चलो। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास जहांगीर बशीर का है। आपने दो बातें लिखी। पहली, किसी भी शेयर को खरीदने के लिए ईपीएस के अलावा और क्या देखना चाहिए। प्लस आपने एक दिन का रेफरेंस दिया, किसी एक दिन को पॉइंट आउट किया कि उस दिन 400 पॉइंट मार्केट ऊपर थी, लेकिन ऑयल के शेयर, सीमेंट के शेयर, बड़े बड़े शेयर्स 1-1.5 रुपए से ज्यादा ऊपर नहीं थे। ये क्या होता है? बारी बारी बात करते हैं। एक तो दादाजी बड़ी देर से कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे गैर मारूफ शेयरों को चला के इंडेक्स बढ़ा के आपको दिखाया जाता है जी कि जनाब मार्केट तो बहुत ऊपर है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। आपने देखना होता है कि जो शेयर 4 रुपए बढ़ा है उसमें ट्रांजैक्शन कितनी हुई है। जी पता चला है 5,000 शेयरों की नहीं, 2 शेयर की ट्रांजैक्शन हुई होती। एक शेयर जो 20 रुपए चल गया, आप देखें 50 शेयर की ट्रांजैक्शन नहीं हुई होती। क्यों जी? वो बड़ा बड़ा शेयर, बड़ा बड़ा शेयर नहीं होता। वॉल्यूम को इफेक्ट कर, सॉरी, इंडेक्स को इफेक्ट करने के लिए ना ये हरकत फरमाई जाती है। प्लस ईपीएस भी देखें, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें, टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें क्या कह रहे हैं। कम से कम एक शेयर को खरीदने के लिए 5 से ज़्यादा चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ईपीएस, खाली ईपीएस नहीं देखनी, ये भी देखना है कि पिछले साल के मुकाबले में क्या उसकी ईपीएस बढ़ी है। ग्रोथ का फैक्टर ज़रूर देखना है। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज जो है वो शेयर का इंतखाब ना कीजिए। मीर इमरान, आपके मैसेज का शुक्रिया। हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि मार्केट, स्टॉक मार्केट डिस्कस करूँ, लेकिन खबरों का लोड इतना ज़्यादा होता है कि बस औक़ात भूल जाता हूँ और बस औक़ात उसके लिए टाइम नहीं निकलता। उस्मान खान कहते हैं, दादाजी जॉब्स है नहीं, नया बिजनेस करना ऐसे ही है जैसे ऊंट को रिक्शे में बिठाना। ऐसे में नए डिग्री होल्डर क्या करें? और आपने तो बड़ा डिप्रेस लिख दिया कि यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी। कहते हैं क्या मर जाए जाके? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे मैं कहा करता हूँ ना, स्टॉक मार्केट जब चढ़ती है तो फिर भी कमाने वाला कमाता है, और जब गिरती है तो फिर भी कमाता है। इस डिप्रेस इकॉनमी के अंदर भी अगर जहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं तो कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ उभर भी रही हैं। ठीक है, लोगों ने अरब रुपया मास्क बनाने और मास्क बेचने से कमाया है। एक नई इंडस्ट्री वजूद में आ गई है, एक नया शोबा वजूद में आ गया। हल्का मास्क, बहुत ही हल्का मास्क, डिस्पोजेबल मास्क, महंगा मास्क, बहुत ही महंगा मास्क, ब्रांडेड मास्क, इतनी तो वैरायटी आ गई है। ठीक है ना? अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। इस तरह जहाँ पे बहुत सारे इकॉनमी के शोबे नीचे जा रहे होते हैं, जैसे देखिए ये टूरिज्म की इंडस्ट्री नीचे गई, होटल इंडस्ट्री नीचे गई, लेकिन होम, वो क्या आता है, सप्लाई फ्रॉम होम, वो घर से खाना बना के, अच्छा जी, फूड पांडा के ऊपर बेचने वाले, जी 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 जी, वर्क फ्रॉम होम लोग करने वर्क फ्रॉम होम फूड पांडा के जरिए घर से खाना बना के बेचने की एक बहुत बड़ी सनत वजूद में आ गई। लोगों ने ये काम ही कर लिए घरों में बैठे हुए। ठीक है, अब आप जरा अपने उस पे सॉफ्टवेयर पे जाके देख लें, फलानी का किचन ते डमकानी का किचन ते अब्बा का किचन ते अम्मा का किचन मुकदा ही नहीं, और हर चीज़ आपको ऑनलाइन दस्तियाब है। आप जो मर्जी ऑर्डर प्लेस करें, तो कोई ले रहा है तो वो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, जाहिर है डिमांड तो मौजूद होती है। फिर लोग भी उसमें देखते हैं ना, हमारी तरह जो चंद 1 2 3 अफराद वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये हांडी पकाने का तकल्लुफ क्या करना है, बाहर से मंगवा लें। ठीक है, इतने की पैसे सब्जी पे लग जाने हैं या गोश्त पे लग जाने हैं, और उससे आधे पैसों में आपने तीनों ने खाना खा लेना एक वक्त का। तो मंगवाओ जी, ऑर्डर प्लेस करें, घर मंगवा लें। तो बहुत सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो जब एक सनत, होटल ठीक है किसी का बंद हुआ है, लेकिन वो कारोबार शुरू भी हुआ है, तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको आपने देखना होता है। मायूस सूरत हाल को देख के मायूस हो जाना तो कोई भी कर लेगा ना। आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा, आप उसमें से अपॉर्चुनिटी निकाल लें। और सब लोग जॉब भी नहीं कर सकते हैं जी, सब हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यकीन मानिए बहुत। सिर्फ आपको एक दफ़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर देखने की ज़रूरत है, और इसमें किसी हुकूमत का दखल दुखल नहीं होता। इकॉनमी अपने नए पहलू खुद डिस्कवर कर रही होती है। चलती फिरती 22 करोड़ लोगों की इकॉनमी है यार, मजाक थोड़ी है। लाहौर शहर की या कराची शहर की तो अपनी इकॉनमी नहीं मान, अगर वो चलने दी जाए या चल पड़े तो
यहाँ पे तो हर चौक पे नाका लगा के खलोते होते हैं जी मुआवजीन है। अगर इस इकॉनमी को इंडिपेंडेंट चलने दिया जाए तो यही इकॉनमी आपके मुल्क को आगे पुल करने के लिए बहुत है यार। यहाँ पे इन 22 लोगों ने रोजाना खाना खाना है, बुरिश करना है, नहाना है, दफ्तर जाना है, इतनी एक्टिविटी है यार, और नई वेल्थ जनरेट करनी है, बहुत है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ देखने का लिए आंख चाहिए उसको। जी। इनाम इलाही कहते हैं दादाजी, ये फरमाइए कि पाकिस्तान से बाहर सेटल होने के लिए पाकिस्तान के जो मशरिक में ममालिक है, मिसाल के तौर पे थाईलैंड, वो कैसे हैं? हमसे डबल बईद जी, हमसे डबल जीडीपी और 3 गुना कम पॉपुलेशन। फरमाइए, राय दीजिए। देखिए बात यह है कि इसके बावजूद उनकी पॉपुलेशन जो है उनकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है, इसलिए उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करते, वेलकम नहीं करते। हाँ जी, नंबर 1। नंबर 2, थाईलैंड वैसे भी वो जगह है जो मुसलमानों के लिए कभी अच्छी नहीं रही, ठीक है ना। हमारे यहाँ लोग बड़े फ़ख्र के साथ वहाँ पे जाते हैं अयाशी करने के लिए, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि इस सनत से वाबस्ता जितनी भी ख़वातीन हैं वो मुसलमान हैं, उनका इस्तेसाल किया जाता है उनके मज़हब की वजह से। ज़रा शर्म कीजिएगा, अगर आइंदा ये हरकत करते हुए हैं तो अब जाके ज़रा चेक कीजिएगा, वो या तो ये बर्मा से उठा के लाई गई होंगी, या बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम की ख़वातीन होंगी, या इस तरह की मजबूर महर और मुसलमान ख़वातीन बंगाल ये वो सारी इधर से घेर के उधर ले जाई जाती हैं। तो इसलिए जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम हो वो आपको वेलफेयर कहाँ से फराहम करेगा जी, पहले ये बताइए आप। दुरुस्त, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वो एक नेशनल स्टेट है कि मले नेशन मलेशिया के अंदर रहती है, वो जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है वो मले हैं, थाई हैं, थाई नेशन जो है वो वहाँ पे रहती है, ठीक है। आप उन ममालिक का रुख इसलिए करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे कनाडा हो गया, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे यूरोप हो गया, या यूरोप की बाज़ पॉकेट्स हो गई, कि वहाँ पे दुनिया भर से लोग आए होते हैं, तो वो एक जिसे कहना चाहिए पैनोरामा ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़ बन जाता है। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं, और बर्दाश्त करते हैं, यूँ पीसफुली रहते हैं वहाँ, फिर उनकी शादियाँ वादियाँ भी होती हैं बाद में, या दूसरे ताल्लुकात भी बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मुआशरे में जहाँ पे अजनबी को कबूल करने का रवाज हो, क्योंकि आपने अजनबी के तौर पे जाना है ना, तो फिर आप ऐसे मुआशरों का रुख कीजिए कि जहाँ पे आपने अजनबी के तौर पे जाना है, कि जहाँ पे अजनबी को कबूल करने की जो रेशो है या जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो, ठीक है ना जी। मतलब जे अजनबी के आने पे कुत्ता भौंकना शुरू हो जाए गली दे विच और सारे ने उठा दे कि कौन आ गया, तो वहाँ पे नहीं जाना, ठीक है ना। जहाँ पे कुत्ता आके आपसे लाठियां करना शुरू कर देना, वो जगह बेहतर है। मजीद आपने ये लिखा कि मैंने नहीं कभी कोई सुना कि थाईलैंड कोई शिफ्ट हो गए, ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरे कई जानने वाले लोग थाईलैंड परमानेंट रहते हैं। हाँ जी, नहीं रहते हैं, पख्तून भाइयों की बहुत बड़ी मिकदार है वहाँ पे। और अहम बात, आपने वो लतीफ़ा सुना है, ये इनाम इलाही का मैसेज, ये नाम आपने लतीफ़ा सुना है कि अरब हार डॉलर लगा के साइंसदान चांद पे पहुंचे तो आगे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि तुम्हें कौन छोड़ गया, कहता है मैं एजेंट छोड़ गया। एजेंट बड़े बड़ी जगह पे छोड़े। पख्तून भाइयों ने बाकायदा वहाँ पे अपनी कम्युनिटीज बना ली हैं, वहाँ पे ज़मीनें खरीद ली हैं, वो वहाँ पे बाकायदा एक माइनॉरिटी के तौर पे रहते हैं, अपना रूबे अमल आते हैं, वो सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में शादियाँ करनी होती हैं, इकट्ठे मिलकर चलना होता है भाइया, तो इसलिए वो चीज़ें दीगरी अस्त अपनी इज्जत गैरत को साथ लेके चलते हैं। हमारे यहाँ तो हमारी बेगम हमारा कहना नहीं मानती, होते ना मने कोचा फिर दसेगा ना, खान दसेगा, फिर सड़क पे खलो के दसेगा, कहना नहीं मानती। जी। तारिक ज़िया राना कहते हैं, दादाजी मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि 18वीं तरमीम का फ़ायदा फेडरेशन को हुआ या सूबों को, ये किसकी फेवर में गया, इसके प्लस माइनसेस क्या हैं? देखिए, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा सूबों को हुआ, ठीक है, सूबों के पास ज़्यादा फंड्स आए। अब सूबों ने क्या करना था, सूबों ने आगे ये फंड्स ट्रांसफ़र करने थे ज़िलाई हुकूमतों को, और यूँ तरक्की का एक सैलाब आ जाना था, ठीक है। सूबों ने बददियानती ये की कि उन्होंने सूबाई लेवल पे वो फंड्स रोक लिए और अपनी तरजीहात के मुताबिक आगे मंसूबों में खर्च किए, ना कि ज़िलों में खर्च किए। अगर वो ज़िलों में खर्च होते तो वो हेल्थ और एजुकेशन में जाते। सूबे ने जब खर्च किए तो उसने बड़े बड़े मोटरवेज बना लिए, उसने कनेक्टिविटी बेहतर बनाई, सड़कें वो भी ज़रूरी थी, लेकिन आम बंदे की जो बराह रास्त हालत सुधरनी थी एक आध नस्ल में, वो नहीं कि उन्होंने काम किया, विच इज़ बैड। जी, ठीक है ना। हाँ,
दूसरी बात तारिक ने ये पूछी कि दादाजी वही सवाल जो हर तीसरा पाकिस्तानी पूछ रहा है कि अपने पाँव पर खड़ा होने में कितना वक्त लगेगा हमें एज ए नेशन। मैं यार बता चुका हूँ 2026 दादाजी तो कहते हैं 2 अगस्त 2016 की सिचुएशन पे वापस जाने के लिए आपको अगस्त 2026 का इंतजार करना पड़ेगा कम से कम, इफ एवरीथिंग गोइंग वेल, और आप हर चीज दुरुस्त नहीं जा रही। इकोनॉमी अगर अभी हमारा नीचे की तरफ ही जहाज का मुंह है, ऊपर को होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी, अगर इकोनॉमी की हालत बुरी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है। वो बंदा बता नहीं रहा हम कितने बेहतर हुए। मेरा तो यही सवाल है। तारिक फरीद खान कहते हैं दादाजी आपकी पेशगोई बिजली की कीमत बढ़ने से मुतल्लिक हरफ व हरफ दुरुस्त साबित हुई। मुझे इसका कोई अवार्ड नहीं चाहिए। हाँ। बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। मैंने तो आपको रोला डाला था कि यार रोला पालो, शायद इन्होंने कोई शर्म आ जाए। कह रहे हैं मुस्तकबिल करीब बताइए, और मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बाईद पावर टैरिफ के हवाले से, ताकि प्लानिंग कर सके ना। हाल तो सोलर ही है, बाकी दादाजी बता नहीं, अपने हवाले से पूछ रहे हैं या बिजली की कीमत बढ़ने के हवाले से? बिजली की कीमत बढ़ने के हवाले से, तो ताकि खुद को मुनज़्ज़म किया जा सके। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वो इंडस्ट्री, मेरे ख्याल में अब वो इंडस्ट्री चल पाएगी जो फुल फ्लेज अपनी पावर प्रोडक्शन कर रही होगी। ठीक है, और मैं आपसे ये अर्ज कर भी चुका हूँ कि सॉलिड वेस्ट से बिजली बनाना पाकिस्तान के अंदर एज कंपेयर टू एनी प्रोडक्ट से बिजली बनाने से चीप पड़ेगा। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट, ये जो कूड़ा होता है, ये जब सॉर्ट आउट हो जाता है तो इसमें से जो जलाने वाली चीज़ें निकाल के उनको जला के बिजली बनाना, हमारे हमसाए के अंदर ये, इसमें म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट भी होता है, इसमें एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट भी होता है। हमारे हमसाए के अंदर मशरकी पंजाब में, भारत का जो मशरकी पंजाब सूबा है वो इस वक्त दूसरे सूबों को बिजली फराहम करता है और इसी फार्मूले के तहत करता है। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम उसके ऊपर राक एजेंट का इल्ज़ाम ना लगाएं, और जिस तरह वो बिजली बनाने के लिए नवाज शरीफ की मिलों के अंदर आए थे और उनके ऊपर हमने राह का एजेंट लगा दिया और वो भाग गए यहाँ से, अगर हम इस तरह की बोंगियाँ ना मारें, झूठ ना बकें, ठीक है, खुद धोखे का शिकार ना हो, तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जा सकती है। सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी में यही मिल रही है। बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लोग लगे हुए हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर्स में, और प्राइवेट सेक्टर में ये काम, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के सेठ को ये यकीन कौन दिलाए कि ये कूड़े से बिजली पैदा हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है। सेठ वो लगाने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा फर्नेस ऑयल और डीजल जिंदाबाद। जी, ये बांग्लादेश से मैसेज आ गया, इसका क्या करूं? सथम का मैसेज है। अच्छा, आप बांग्लादेश की इकोनॉमी के हवाले से पूछ रहे हैं, उसको हम टारगेट नहीं करते, एड्रेस नहीं करते। बांग्लादेश हमारा मौजू नहीं है, और वैसे भी दुख होता है जी उसका जिक्र करते हुए। बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे तो बहुत बेहतर है। 2041 के टारगेट के मुतालिक पूछ रहे हैं कि जो बांग्लादेश ने 2041 के टारगेट्स रखे हैं वो रियलिस्टिक हैं? देखिए, टारगेट्स हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखे जाते हैं मैक्सिमम, ताकि उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप कोशिश करें और कुछ ना कुछ तो अचीव कर लेना। ठीक है ना। अब उतना अगर वो 41% पे रखा है उन्होंने, अगर वो, मेरा मतलब है 35% या 32% भी क्रॉस कर गए तो मौजूदा से तो बेहतर हो जाएगी ना उनकी सूरत हाल, और पॉपुलेशन वो मुसलसल काम करते जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत कंट्रोल्ड पॉपुलेशन चल रही है। हाँ जी, नेक्स्ट मैसेज पढ़ो। जी जी जी। सरमद सलीम पूछते हैं चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत कब खत्म हो रही है? यार मेरा तो ख्याल है कि खत्म हो जानी चाहिए थी, शायद एक्सटेंशन पे चल रहा है। ठीक है, एक और बंदे की मुद्दत मुलाजमत इससे पहले खत्म हुई थी। वही तेरा यार, तेरा गायब होने को दिल क्यों करता है? बिल्कुल लिखा है। नहीं, सर्दी में बड़ा क्या जरूरत है जाते जाते पंगा लेने की? यार जाने दें यार। ठीक है। अच्छा जी, आपके ख्याल में मुझे ऐसे फिक्रे नहीं सूझते, और मैं अपनी तबीयत पे कितना कंट्रोल करता हूँगा, है? हालांकि मैं इस बात का हामिल हूं कि बंदा जाता है तो जाए, फिक्रा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब मैं इस मौजू के ऊपर आगे मैं भी फिक्रा कोट जाना है। अच्छा चले, सॉरी, जाने दे बात को। जाहिद इकबाल चौधरी कहते हैं दादाजी बिजनेस रिकॉर्डर में खबर छपी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि नो इंडिविजुअल इन अब्यूज के जो हुई है चीनी की कीमत और दूसरी तीसरी, उसमें कोई फर्द वाहिद गिल्टी नहीं पाया गया। इसका क्या मतलब है कि कार्टेलाइजेशन नहीं हुई? देखिए, ज़ाहिर फर्दे वाहद तो नहीं होगा ना, अदारे ही होंगे ना। शुगर मिल अदारा होती है ना जी, ठीक है ना, शुगर मिल अदारा होती है ना, तो अदारे को आपने पेनलाइज करना होता है, और जो अदारे के डायरेक्टर्स होते हैं, जो मालकान होते हैं, अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी होते हैं, उनको पेनलाइज करना होता है। तो क्या तो वो ठीक रहा है।
वो आपको पॉलिटिकल स्लोगनिज्म के लिए कोई नाम चाहिए होता है तो आपने तरीन का नाम दे दिया, वरना ये क्या है यार। पाकिस्तान में कितनी मिलें हैं? शुगर मिल 78 82 हैं, जिनमें से 72 ऑपरेटिव हैं। अच्छा जी, 10 के करीब बंद पड़ी हुई हैं, कभी 72 हो जाती हैं, कभी 74 हो जाती हैं। ठीक है, उन 72 मिलों में से, या चले आपके बकौल 78 मिलों में से 9 का आपने ऑडिट करके पूरी इंडस्ट्री की छितरौल शुरू की हुई है यार। दिस इज एक्सट्रीमली अनफेयर। यानी आपने 10% ऑफ द इंडस्ट्री का ऑडिट किया, उसके रिकॉर्ड चेक किए, और पूरे शुगर सेक्टर को, जो कि कम से कम 2000 अरब रुपए का शोबा है, छोटा शोबा नहीं है, 2000 अरब रुपया पूरे साल में उसके अंदर घूमता है भैया। आपने उसकी वो चित्रौल करनी शुरू की हुई है। मैं डेविल्स एडवोकेट समझ लें मुझे, ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई। और वो पिट रहे हैं कि जनाब आपने ऑडिट करना है तो तमाम मिलों का करें, वरना ये सेलेक्टिव बैशिंग ना करें। जब प्राइम मिनिस्टर साहब इसके मौजू के ऊपर बोलेंगे, बेतुकान बोलेंगे, बेहतियाती से बोलेंगे, जुबान अच्छी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अपोजिशन को तो मौका चाहिए होता है ना इस तरह की करने का। और इस हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान से इस इंडस्ट्री का रगड़ा निकल गया। मैं बड़ी माजरत के साथ, तो ये अनफेयर है जी। 9 मिलों का ऑडिट करके आप पूरी इंडस्ट्री को मतून नहीं कर सकते। आपने अपनी इंडस्ट्री को बचा के चलना होता है, उसको कवर करना होता है। अंदर खाने उसे डांटना भी होता है, गया कि करंडे हो, लेकिन इस तरह आप सरे बाजार खड़े होकर डी चौक में उसके कपड़े नहीं उतारते, जिस तरह रोजाना हम शुगर इंडस्ट्री के उतार रहे होते। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए बिजनेस जर्नलिस्ट, मुझे इस बात की तकलीफ है। मुल्ज़म कोई समर का शदीद रंज है। अगला फीडबैक वाइंड अप, खत्म। चलिए, मुल्ज़म कोई समर का शदीद रंज है कि शुगर इंडस्ट्री के साथ जो कुत्ता मारी हो रही है, जो कुत्या हो रही है, दैट इज अनफेयर, नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। और शुगर इंडस्ट्री ने पहले मजामत करने की कोशिश की है। अपने भाई चौधरी साहब भाई चौधरी साहब बाज़ जगहों पे गए हैं, एक आध जगहों पे, उसके बाद उन्होंने देख लिया कि हवा बहाव बहुत खौफनाक है, लिहाजा वो भी घर बैठ गए हैं। क्या अंग्रेजी का मुहावरा है, देन रिलैक्स एंड एंजॉय। तो अब शुगर मिलर जो हैं वो रिलैक्स और एंजॉय कर रहे कि जो कोई होना हो तो होना ही है, जो सानू मां भैन की नंगी गल पैनी है वो तो पैनी ही है, तो की जरूरत है जाके सामने खड़े हो गए। इस वक्त तो ये है ना कि 72-74 मिलों को गालियां पड़ रही हैं, तो जेड़ा बंदा सामने चला गया PSMA का कोई ओहदेदार जी, ठीक है ना, उसकी गर्दन में फंदा, तो वो तो उसकी गर्दन में फंदा फिट हो गया, ठीक है ना। अब इनमें से अगर किसी ने मोलेसिस से बिजली बनाने की, या सॉरी वो क्या होता है यार, राब जो होता है, राब नहीं, एक दूसरा जो गन्ने का फोग निकलता है उसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल होता है, उससे बिजली बनाने का प्लांट लगाना था। मोलेसिस से गैस भी कवर होती है, अच्छा जी, उससे भी बिजली बन सकती है। या फिर उसने कोई भी वैल्यू एडिशन करनी थी, उन्हें गया खसमानू खाए, साल के कितने दे देती है, 1 अरब दे देती है, बस ठीक है यार, मैं लानत भेजता हूं, अब जो भी इंडस्ट्री लगाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में लगाऊंगा। तो चले गए ना लोग, यहां से जा रहे, कीड़ा मां भैन एक करवाए रोजाना। भाई देखिए, इंडस्ट्री उसी असूल के तहत चलेगी ना जो असूल आपने कायम किए हैं, ठीक है ना, जो दस्तूर है उसी दस्तूर के तहत चलेगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब सारी इंडस्ट्री जो है वो एक तरह चल रही है और हम 2 इंडस्ट्रियां जो हैं उनमें से 2 जो फैक्ट्रियां वो हम अपने असूल पे डटे हुए हैं। हम उड़ जाएंगे, 1 साल नहीं तो दूसरे साल में हमें उड़ा के इकॉनमी जो है वो मारेगी, हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। लिहाजा हमें भी वो प्रैक्टिस करनी है, अनफेयर प्रैक्टिस है ऑफ कोर्स। या तो सरकार सबके ऊपर फेयर प्रैक्टिस लगाए ना, तो हम भी उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो नहीं कर रही, ठीक है ना, या सड़क के ऊपर इशारा टूटा है तो सारा दिन खलोते रहोगे उसे, ज़ाहिर नहीं, 2, 3, 2.5, 4, 5, 10 मिनट के बाद तो पिछों भी गड्डियां हार्न मारनी शुरू कर देंगे, जिवें बाहर मारन डियां। हाँ जी, है कि चल मामा अगे तो चल की है, इतने जमीन लाट करवाई हुई हो। तो ये है अब जब पूरे शोबे को मैनेज करते हैं असूल, कवानीन, जवाबत के तहत, तो तमाम लोगों को होता है।
ये नहीं हो सकता कि आप 50 मिलों को मैनेज ना करें और 20 को कहें कि आपको हमने दोनों देना। ये होता नहीं है, वो मिलें बंद हो जाएंगी। और वो मिल बंद होनी, उस सेठ का नुकसान नहीं होता, उससे जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री होती है उसका भी लॉस होता है, उससे जो अप स्ट्रीम इंडस्ट्री होती है उसका भी नुकसान होता है। और अप स्ट्रीम उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो इस मुआशरे का, इस मुल्क का, इस इकॉनमी का सबसे वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बैठा हुआ है, जिसको हम किसान कहते हैं। और उसको हमने 70 साल से कोई हकूक़ नहीं दिए, बुनियादी हकूक़, ना उसको इलाज की सहूलत है, ना तालीम की सहूलत है, और कम अज़ कम उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हम शहरों में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। और वो बर्दाश्त कर रहा है वहाँ पे बैठ के, और वो शहर में एहतजाज करने आता है, हमको सीधी गोली चला देता है, उमर शेख मार देता 3 किसान, ठीक है ना। जिस दिन उन्हें बंदूक काढ़ लिया ना, और बिल्कुल है भी बढ़िया ने, तो फिर उमर शेख के प्यो की भी दौड़ लग जानी है। इन्हें लभना नहीं तुरखम तो इधर, ये दौड़ते भी इस रस्ते होंगे ने। ये उमर शेख हो गया, या वो क्या है कराची वाला कातल रावणवार हो या उमर शेख हो, दौड़ते फिर ये तोड़खम सही होते हैं। बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना। जाके फ्लाइट पकड़ते हैं काबुल से दुबई की। तो इसलिए इससे पहले कि ये हो जाए, बंद कर दीजिए। शुगर इंडस्ट्री की बैशिंग बहुत हो गई, मैंने भी की है हस्ब तौफीक जहाँ पे मुझे मौका मिला है, लेकिन यार अब बहुत हो, ठीक है ना। इसको बंद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सामने कराम, एक रोना है जो हमने रोया है आपके सामने, और ये रोना हम वक्तन फ़वक्तन रोते रहते हैं। अल्लाह आपको आसानी अता करे और आसानी खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो, आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।